हेलो। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। आप सभी का स्वागत है आपके अपने डिजिटल परिवार रैंक टू हायर चैनल पर। आज का जो मोटिवेशनल थॉट्स है कि जो कल था उसे भूल कर तो देखो, जो कल था उसे भूल कर तो देखो, जो आज है उसे जी कर तो देखो, जो कल था उसे भूल कर तो देखो, जो आज है उसे जी कर तो देखो, आने वाला पल खुद संवर जाएगा, आने वाला पल खुद संवर जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। आज की जो महत्वपूर्ण सुर्खियां हैं उनको समझते हैं, जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसको देखते हैं। यूएस इंडो पैक ओम, अमेरिका की भारत प्रशांत कमान का जायजा लेंगे राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह कहाँ हैं? अमेरिकी दौरे पर हैं। अमेरिका और भारत के मध्य 2+2 वार्ता चल रही है। ईवाई इंटरप्रीन्योर ऑफ द ईयर 2021 नाइका के संस्थापक फाल्गुनी नायर को दिया गया। सियाचिन दिवस के बारे में देखेंगे। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 घटित हुआ, उसके बारे में समझेंगे। अमेरिका में बनी दुनिया की सबसे पतली इमारत स्टेनवे टावर। अमेरिका के मध्य, भारत और अमेरिका के मध्य चौथी जो 2+2 वार्ता हुई उसको देखेंगे। भारतीय रसायन प्रौद्योगिकी संस्थान IIT हैदराबाद के वैज्ञानिकों ने विकसित किया हाइब्रिड सामग्री। हाइब्रिड सामग्री क्या है इसको समझेंगे। फिलीपींस में आया तूफान मैगी, मैगी नहीं मैगी। अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस 12 अप्रैल को मनाया जाता है, उसके बारे में देखेंगे। भारतीय ग्रैंड मास्टर रमेश बाबू प्रज्ञानंद ने रेकजाविक ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता। आइए एक एक करके जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। ये राजनाथ सिंह जो अमेरिका दौरे पर हैं। आइए समझते हैं। यूएस इंडो पैक ओम विजिट, राजनाथ सिंह पहुंचे हवाई। अमेरिका की भारत प्रशांत कमान मुख्यालय का लेंगे जायजा। अमेरिका में जो भारत प्रशांत जो मुख्यालय है उसका क्या जायजा लेंगे। रक्षा क्षेत्र के लिए अहम है यह यात्रा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपनी अमेरिकी यात्रा के अंतिम चरण में बुधवार को हवाई पहुंचे। यहाँ वे होनोलुलु में स्थित, कहाँ? होनोलुलु में स्थित अमेरिका की भारत प्रशांत रक्षा कमान यूएस इंडो पैक ओम मुख्यालय का जायजा लेंगे। कहाँ पे स्थित है ये ध्यान में रखिएगा, होनोलुलु में। ठीक, आइए आगे बढ़ें। यहाँ अमेरिका की एकीकृत कमान है जो एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है। वाशिंगटन से होनोलुलु पहुँचने पर राजनाथ सिंह की यूएस इंडो पैकॉम के एडमिरल जॉन एक्विलिनो ने अगवानी की है। बुधवार को राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर इस दौरे की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस संक्षिप्त यात्रा के दौरान वे प्रशांत क्षेत्र की अमेरिकी सेना के मुख्यालय और प्रशांत एयर फोर्स मुख्यालय जाएंगे। यूएस इंडो पैकॉम और भारतीय सेना के बीच व्यापक सहयोग का कार्यक्रम चलता है। इससे सैन्य अभ्यास, प्रशिक्षण कार्यक्रम और एक्सचेंज कार्यक्रम इसमें शामिल है। दरअसल यूएस इंडो पैकॉम अमेरिकी सेना एक एकीकृत कमान है जो भारत प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा का जिम्मा उठाती है। भारत प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती दादागिरी को देखते हुए जो प्रशांत महासागर में चीन की जो पहुंच बढ़ती जा रही है उसको देखते हुए या भारत और अमेरिका सहित कई देश चाहते हैं कि इस क्षेत्र में क्या खुली व मुक्त आवाजाही सुनिश्चित की जाए। जो चाइना के जो बढ़त हासिल की जा रही है उसको रोका जाए। चीन लगभग समूचे विवादित दक्षिण चीन सागर पर अपना दावा करता है, जबकि ताइवान, फिलीपींस, ब्रुनेई, मलेशिया और वियतनाम भी इसके कुछ हिस्से का दावा करते हैं। इस बीच चीन ने दक्षिण चीन सागर में कृत्रिम द्वीप और सैन्य प्रतिष्ठान बना लिए हैं। हवाई में अपने संक्षिप्त प्रवास के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रशांत क्षेत्र के राष्ट्रीय स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की है। वे विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ सोमवार को वाशिंगटन में भारत और अमेरिका के बीच जो 2+2 वार्ता हुई है उसमें भाग लेने पहुंचे थे। बाइडेन प्रशासन के कार्यकाल में यह पहली वार्ता थी। भारत और अमेरिका के मध्य ये चौथी वार्ता है। इससे अमेरिकी पक्ष का प्रतिनिधित्व जो विदेश मंत्री हैं एंटोनी ब्लिंकन और अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने किया है और भारत की तरफ से एस जयशंकर विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गए हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। नायका के जो संस्थापक हैं फाल्गुनी नायर, उनके बारे में देखते हैं कि नायका की जो संस्थापक हैं फाल्गुनी नायर को ईवाई इंटरप्रीन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड चुना गया। ईवाई इंटरप्रीन्योर ऑफ द ईयर इन्वेस्टमेंट बैंकर रही फाल्गुनी ने वर्ष 2012 में सौंदर्य उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री के लिए नायका मंच की शुरुआत की थी। कल उन्हें इस प्रतिष्ठित अवार्ड से नवाजा गया है। 12 अप्रैल को उन्हें जो ईवाई इंटरप्रीन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड है उससे इनको सम्मानित किया गया है। नायका
सौंदर्य प्रसाधन की ऑनलाइन बिक्री करने वाली कंपनी नायका के संस्थापक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी सीईओ फाल्गुनी नायर को 2021 के लिए ईवाई एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर चुना गया है। सलाहकार फर्म ईवाई ने मंगलवार को एक बयान में घोषणा करते हुए कहा कि फाल्गुनी 9 जून को होने वाले ईवाई वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर समारोह में भारत का क्या प्रतिनिधित्व ये करेंगी, जो 9 जून से होने वाला जो समारोह है। साल 2012 में शुरू की फाल्गुनी नायर ने नायका इन्वेस्टमेंट बैंकर रही। फाल्गुनी ने वर्ष 2012 में सौंदर्य उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री के लिए नायका मंच की शुरुआत की थी। बड़ी तेजी से लाभ की स्थिति में पहुंचे इस स्टार्टअप ने पिछले 2 साल में 100 से अधिक ऑफलाइन स्टोर के जरिए फैशन और लाइफस्टाइल क्षेत्र में कदम रखा है। एएम नायक को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला। इसके साथ ही ईवाई ने लॉर्सन एंड टुब्रो समूह के चेयरमैन एएम नायक को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया। वर्ष 1965 के समूह के साथ जुड़ने के बाद नायक इसके चेयरमैन और प्रबंध निदेशक के पद तक पहुंचे हैं। श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा, इस मौके पर श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि जो एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड की होड़ में शामिल 21 लोगों के पास 1.8 लाख करोड़ रुपए का सम्मिलित राजस्व और ये उद्यमी 2.60 लाख से अधिक लोगों को रोजगार देते हैं, इसलिए महत्वपूर्ण है। आइए आगे बढ़ते हैं। सियाचिन जो विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है उसको देखते हैं कि सियाचिन दिवस 2022 जाने सियाचिन दिवस कब और किस लिए मनाया जाता है, आइए उसके बारे में देखते हैं। भारतीय सेना प्रत्येक साल 13 अप्रैल को सियाचिन दिवस मनाती है। विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र सियाचिन है। यह दिवस ऑपरेशन मेघदूत के अंतर्गत भारतीय सेना के साहस की स्मृति के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस दुश्मन के सफलतापूर्वक अपनी मातृभूमि की सेवा करने वाले सियाचिन योद्धाओं को सम्मानित करता है। सियाचिन वह इलाका है जब भारतीय सेना ने साल 1984 में आज ही के दिन मतलब 13 अप्रैल को ऑपरेशन मेघदूत चलाकर पाकिस्तान के मंसूबों को बर्बाद कर दिया था। यह दिवस क्यों मनाया जाता है? 38 साल पहले सियाचिन की बर्फीली ऊंचाइयों पर कब्जा करने हेतु अपने प्राणों की आहुति देने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए प्रत्येक साल 13 अप्रैल को सियाचिन दिवस मनाया जाता है। यह दिन विश्व के सबसे ऊंचे सबसे ठंडे युद्ध क्षेत्र को सुरक्षित करने में भारतीय सेना के सैनिकों द्वारा प्रदर्शित साहस और धैर्य की याद दिलाता है। भारत की सेना ने 20,000 फुट की ऊंचाई पर मौजूद सियाचिन ग्लेशियर पर पाकिस्तानी जो घुसपैठिया थे उनको खदेड़ दिया और तिरंगा फहराया था। पर सेना के इसी जज्बे और जोश को सलाम करने के लिए उद्देश्य सियाचिन दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए समझते हैं कि 13 अप्रैल को हुआ क्या था। 13 अप्रैल 1984 को पाकिस्तान ने 33,000 वर्ग किलोमीटर तक फैले इस क्षेत्र पर कब्जा करने की कोशिश की तथा अपने सैनिकों को भेजना शुरू कर दिया। भारतीय सेना ने पाक सैनिकों को खदेड़ने के लिए 13 अप्रैल 1984 को ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च किया। पाकिस्तान ने सियाचिन में लड़ाई के लिए सभी जरूरी सामान बहुत पहले ही यूरोप से मंगा लिया था। वहीं भारतीय सैनिकों को ऑपरेशन की रात से एक दिन पहले यानी 12 अप्रैल को स्पेशलाइज्ड यूनिफॉर्म एवं सारा जरूरी सामान इनको मिला था। बता दें कि सियाचिन की ऊंचाई भारत की ओर से जहां कहीं ज़्यादा है तो वहीं पाक की ओर से यह काफ़ी कम है। इसलिए ऑपरेशन मेघदूत की सफलता को आज तक भारतीय सेना के लिए एक मिसाल करार दिया है। सियाचिन ग्लेशियर एक नज़र में देखते हैं इसके बारे में कि सियाचिन ग्लेशियर पृथ्वी पर सबसे ऊंचा युद्ध का क्षेत्र है। यह भारत पाकिस्तान 1984 से रुक कर लड़ते रहते हैं। दोनों देश 20,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर इस क्षेत्र में एक स्थायी सैन्य उपस्थिति बनाए रखते हैं। भारत ग्लेशियर की सुरक्षा पर रोजाना 5 से 7 करोड़ रुपए खर्च करता है। ग्लेशियर में लगभग 3,000 सैनिक हमेशा ड्यूटी पर रहते हैं। हर एक सैनिक जिसे ग्लेशियर की रक्षा करने की ड्यूटी मिलती है वे लगभग 3 महीने की सेवा करता है। आइए आगे बढ़ते हैं। 13 अप्रैल को जालियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था उसके बारे में समझे कि जालियांवाला जो बाग कांड हुआ था 13 अप्रैल को उसके बारे में समझे। अंग्रेजों ने 10 मिनट के भीतर ही 1650 राउंड गोलियां चलाई थी। इससे बचने के लिए लोग जो जालियांवाला बाग जो मैदान था उसमें बना जो कुआं था उस कुएं में लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। जालियांवाला बाग हिस्ट्री 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के शुभ मौके पर भारत को ऐसे जख्म मिले जिसे 103 साल के बाद भी भुलाया नहीं जा सकता। आज हम आपको गुलाम भारत की एक ऐसी दास्तां बताने वाले हैं जिसे गुजरे सालों हो गए लेकिन आज़ादी पाने के लिए हमारे पूर्वजों ने क्या संघर्ष किया यह हमें बताता है। यह कहानी अंग्रेजी हुकूमत की भारत के आम लोगों पर किए गए सबसे बड़े अत्याचारों में से एक है। बैसाखी के दिन यानी 13 अप्रैल को
जालियांवाला बाग नरसंहार हुआ था। आज के दिन 13 अप्रैल 2022 को क्या हुआ, ये इसको 103 साल पूरे हो गए। इस दिन हर भारतीय शहादत के दिन के रूप में देखता है। आज के दिन पंजाब के अमृतसर जालियांवाला बाग में खून की नदियां बह गई थी। तो चलिए जानते हैं जालियांवाला बाग नरसंहार के इतिहास के बारे में। आइए इसको समझते हैं। पंजाब के अमृतसर में एक जगह है जालियांवाला बाग। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के मौके पर यहाँ बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होकर स्वतंत्रता सेनानी सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के खिलाफ एक सभा का आयोजन कर रहे थे। हालांकि इस दिन अंग्रेजी सरकार ने लोगों की आवाज़ को दबाने के लिए शहर में कर्फ्यू लगा रखा था। इस गिरफ्तारी के विरोध में शहर की कई महिलाएं, बच्चे, पुरुष अपने घरों से निकले और जालियांवाला बाग में जाकर बैठ गए। वहाँ लोग शांत ढंग से एक सभा कर रहे थे। साथ ही कुछ लोग बैसाखी के मौके पर वहाँ मेला भी देखने आते थे। अब जो बाहरी लोग थे उनको नहीं पता था कि उस जालियांवाला बाग जो पंजाब का क्षेत्र था वहाँ पर कर्फ्यू लगा है, तो बाहर से भी लोग मेला देखने आए। तो जिसके कारण उस क्षेत्र में क्या हुआ, भीड़ अत्यधिक बढ़ गई। जब भीड़ बढ़ गई तो इस बीच क्या हुआ कि अंग्रेजी जो ब्रिगेडियर थे जनरल डायर जिसको बोला जाता है, उसने महिलाओं, बच्चों, पुरुषों को वहाँ बैठकर अपना विरोध जता रहे थे उन पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। अंग्रेजी सैनिकों को दिया। इस हत्याकांड में कई परिवार खत्म हो गए। हत्याकांड में लोगों को भागने तक का मौका नहीं मिला था। जालियांवाला बाग चारों तरफ से घरों से घिरा हुआ था और बाहर निकलने का केवल एक ही रास्ता था, वो भी बेहद सकरा था। और उस रास्ते से क्या हुआ, अंग्रेजी सैनिक घुस रहे थे जिन्होंने लगातार गोलियां बरसाना शुरू किया। अब एक ही रास्ता था, लोग बाहर निकल नहीं पा रहे थे, तो लोगों ने क्या किया कि बाहर निकल नहीं पा रहे थे और वहीं लोग फंस गए। तो लोगों ने क्या किया कि उस जालियांवाला बाग जो मैदान था वहाँ पर कुआं था, तो लोगों ने वहाँ पर क्या कुएं में कूद कूद कर अपनी जान बचाई। अंग्रेज़ों ने केवल 10 मिनट में 1650 राउंड गोलियां चलाई थी। इन गोलियों से बचने के लिए लोग बाग में बने कुएं में कूद गए थे। थोड़ी ही देर में यह कुआं लाशों से भर गया। वैसे तो आज भी जालियांवाला बाग नरसंहार में कितने लोग शहीद हुए इसका सही आंकड़ा मौजूद नहीं है, लेकिन डिप्टी कमिश्नर कार्यालय में 484 शहीदों का नाम दर्ज है। अंग्रेजी सरकार के डॉक्यूमेंट में 379 लोगों की मृत्यु हुई और 200 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे, लेकिन अस्पष्ट है ये आंकड़े के अनुसार 1000 लोग शहीद हुए और 2000 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। अब जालियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था उसका बदला भी लिया उधम सिंह के द्वारा। जालियांवाला बाग हत्याकांड में उधम सिंह भी मौजूद थे। 21 साल के बाद साल 1900 और वहाँ उन्होंने आम लोगों पर जालियांवाला बाग में गोला चलाने का आदेश देने वाले अंग्रेज जो जनरल डायर था की गोली मारकर हत्या कर दी। लेकिन बाद में लंदन की एक कोर्ट में उधम सिंह को फांसी की सज़ा दे दी। इस फांसी के बाद भारत में आज़ादी की लड़ाई और तेज हो गई। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। आइए, ये है जो अमेरिका में अभी बनी जो नई बिल्डिंग है, विश्व की सबसे पतली इमारत, इसको देखते हैं। बनकर तैयार हुआ अमेरिका में दुनिया की सबसे पतली गगनचुंबी इमारत स्टेनवे टावर। अमेरिका में स्टेनवे टावर अब पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया है। यह टावर मैनहट्टन में स्थित है और निवासियों के लिए तैयार होते ही दुनिया भर में सुर्खियां बटोरने लगा है। दावा किया जा रहा है कि स्टेनवे जो टावर है दुनिया की सबसे पतली इमारत है। मैनहट्टन का यह टावर 1428 फीट ऊंचा है और 84 मंजिला है। लंबाई चौड़ाई में स्टेनवे जो टावर का अनुपात है, लंबाई अगर 24 फीट है तो उसकी जो चौड़ाई है 1 फीट है। इसी कारण इसको दुनिया की सबसे पतली इमारत बोला गया है। इस 84 मंजिले खूबसूरत स्टेनवे टावर में कुल 60 अपार्टमेंट्स हैं। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक टावर में अपार्टमेंट्स की कीमत 58 करोड़ से लेकर 330 करोड़ के बीच है। जब आप वायरल तस्वीरों के माध्यम से इस इमारत के अंदर की खूबसूरती देखेंगे तो नज़रें हटा नहीं पाएंगे। मैनहट्टन के यह टावर न्यूयॉर्क के 2 टावर की ऊंचाई से कम है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की ऊंचाई 1776 फीट है और सेंट्रल पार्क टावर की ऊंचाई 1550 फीट है। लेकिन सबसे पतले टावर के रूप में इसकी ऊंचाई सबसे ज़्यादा है, अमेरिका का जो स्टेनवे टावर है। अब इस टावर की जो खासियत है उसको समझते हैं कि अमेरिका के मैनहट्टन में स्थित स्टेनवे टावर को 11 वेस्ट 57वीं स्ट्रीट के नाम से भी जाना जाता है। स्टेनवे टावर नामक इस इमारत को मूल रूप से 1925 में स्टेनवे हॉल के रूप में डिज़ाइन किया गया था, लेकिन साल 2021 में 15,000 करोड़ रुपए की लागत से इस इमारत में रेजिडेंशियल टावर बनाया गया। अपनी खूबसूरती और खूबियों के कारण यह टावर पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। बीते दिनों टावर को लेकर यहाँ भी खबर आई थी कि इस टावर से सर्दियों के मौसम में बर्फ़ भी गिरती है। आइए,
जानते हैं इस टावर के बारे में कि 13 साल में बनकर यह टावर है, स्टेनवे टावर, वो तैयार हुआ है। न्यूयॉर्क आर्किटेक्चर फर्म SOOP आर्किटेक्ट्स की ओर से इस टावर को डिज़ाइन किया गया है। JDS डेवलपमेंट प्रॉपर्टी मार्केट्स ग्रुप और स्प्रूस कैपिटल पार्टनर्स ने मिलकर इसे बनाया है। अमेरिका में स्थित स्टेनवे टावर के निर्माण में करीब 9 साल लगे हैं। बताया जा रहा है कि इसे 2013 से ही बनाना शुरू किया गया था। आइए अगला जो महत्वपूर्ण जो थॉट्स है उसको समझें कि अभी तो असली उड़ान बाकी है, अभी तो असली उड़ान बाकी है, परिंदे का इम्तिहान बाकी है, अभी तो असली उड़ान बाकी है, परिंदे का इम्तिहान बाकी है, अभी अभी तो लांघा है समुंदर, अभी अभी तो लांघा है समुंदर, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। आइए आगे बढ़ें और जो भारत और अमेरिका ने चौथी 2+2 जो मंत्री स्तरीय वार्ता हुई है उसके बारे में समझते हैं कि भारत और अमेरिका के बीच 12 अप्रैल को वाशिंगटन में चौथी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता हुई है। बातचीत में दोनों पक्षों ने क्षेत्रीय स्थिरता और कानून का शासन बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया है। अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल का जो नेतृत्व है विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने किया। 2+2 वार्ता में भारत और अमेरिकी द्विपक्षीय संबंधों में विदेश नीति, रक्षा, सुरक्षा से जुड़े जो महत्वपूर्ण जो मुद्दे हैं उन पर क्या चर्चा की गई है। वार्ता के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिका के दोनों मंत्रियों और प्रतिनिधि मंडल को धन्यवाद दिया है। राजनाथ सिंह ने भारत अमेरिकी द्विपक्षीय संबंधों के प्रति एंटनी ब्लिंकन और लॉयड ऑस्टिन की प्रतिबद्धता की सराहना की है। रक्षा मंत्री ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच सार्थक बातचीत हुई जो भारत अमेरिका के संबंधों को गतिमान बनाए रखने और विस्तार देने में सहायक होगी। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के साझा लक्ष्य हैं और यह महत्वपूर्ण है कि विश्व दो सबसे बड़े लोकतंत्र दुनिया के लगभग सभी मुद्दों पर समान विचार रखते हैं। बैठक के दौरान हिंद महासागर क्षेत्र और पड़ोसी देशों के बारे में भी चर्चाएं की गई है। रक्षा मंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत के खिलाफ आतंकवाद को हथियार के रूप में इस्तेमाल किए जाने की कुछ देशों की नीति पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि भारत के अंतरिक्ष विभाग और अमेरिका के रक्षा विभाग ने स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस समझौता पूरा कर लिया है। डिफेंस स्पेस और डिफेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भी समझौता हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत अमेरिकी सैन्य संबंधों में प्रगति और विस्तार करने पर भी सहमति व्यक्त की गई है। रक्षा मंत्री ने कहा कि महामारी के बावजूद भारत और अमेरिकी के बीच सैन्य अभ्यास बढ़ा है। उन्होंने बहरीन स्थित बहुपक्षीय संयुक्त समुद्री बल में भारत के सहयोगी भागीदार के रूप में शामिल होने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि इससे पश्चिमी हिंद महासागर में क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग मजबूत हुआ है। राजनाथ सिंह ने कहा कि दोनों देशों ने लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट LEMOA सहित रक्षा, साइबर और विशेष बलों से संबंधित क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के बारे में भी बातचीत हुई है। भारत और अमेरिका के मध्य भारत और अमेरिका ने रक्षा, व्यापार और प्रौद्योगिकी पहल के क्षेत्र में तेजी से फैसला लेने और परियोजना कार्यान्वयन के लिए प्रक्रियाओं और खरीद की समीक्षा करने का भी निर्णय लिया है। रक्षा मंत्री ने अमेरिकी कंपनियों को रक्षा एरोस्पेस मेक फॉर इंडिया विश्व कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया है और इन्होंने अमेरिकी रक्षा कंपनियों से उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के रक्षा औद्योगिक गलियारों से में अधिक निवेश करने का आग्रह भी किया है। कहा तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के जो औद्योगिक गलियारे हैं वहां पर निवेश करने को भी कहा है। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच रक्षा क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग और 2+2 बैठक सामरिक रक्षा जुड़ाव को मजबूत करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि 2+2 बैठक भारत और अमेरिका को पारस्परिक हित के क्षेत्र में काम करने के लिए और अधिक सक्षम बनाएगी। रक्षा मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ना वैश्विक अर्थव्यवस्था का आकलन करने तथा शांति और सुरक्षा बनाए रखने में महत्वपूर्ण होगा। मीडिया को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि यह बैठक ऐसे समय में हुई जब दुनिया के लोग अनेक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि श्री ब्लिंकन के साथ ज़्यादातर बातचीत यूक्रेन में जारी संघर्ष और उससे उत्पन्न स्थिति के बारे में हुई है। जयशंकर ने कहा कि दूर दराज के देश भी अपनी ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा, वस्तुओं की कीमतों और सुविधाओं में अवरोध को लेकर चिंतित हैं। उन्होंने कहा कि यह बातचीत कोविड महामारी से उत्पन्न परिणामों के बाद हुई है। इससे भरोसेमंद तथा उदार आपूर्ति श्रृंखला के बारे में जागरूकता आई है। उन्होंने कहा इस बात पर भी जोर दिया है कि वैश्वीकरण की जो प्रकृति है और प्रौद्योगिकी के उपयोग से विश्वास और पारदर्शिता की चिंता सामने आई है। डॉक्टर जयशंकर ने यह भी कहा कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र में संसद और अन्य मंचों पर कई बयान दिए हैं कि भारत संघर्ष के खिलाफ है। भारत बातचीत और कूटनीति का पक्षधर है।
तथा हिंसा तत्काल समाप्त करना चाहता है। उन्होंने कहा कि भारत इस दिशा में उल्लेखनीय सहयोग करने के लिए तैयार है। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए आवश्यक ऊर्जा रूस से खरीदता है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत की 1 महीने की खरीद यूरोप की 1 दिन की खरीद से कम है। उन्होंने कहा कि समग्र हिंद प्रशांत क्षेत्र को मुक्त करने के बारे में भी चर्चा हुई है। दोनों नेताओं ने अफगानिस्तान और आसपास के क्षेत्रों के जो घटनाक्रम है उस घटनाक्रमों पर भी क्या बातचीत हुई है। जयशंकर ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच सामरिक भागीदारी साझा हित, सामान्य मूल्य और सतत जो विचार विमर्श के माध्यम से तैयार होती है। उन्होंने इसे स्वाभाविक बताया कि दोनों पक्ष अपने संबंधों में विशेष दृष्टिकोण, अनुभव और प्राथमिकताओं को आगे लाएंगे। अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि राष्ट्रपति बाइडेन भारत के साथ मजबूत गठबंधन और भागीदारी को अधिक महत्व देते हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका के महत्वपूर्ण रक्षा मंत्रों को हासिल करता रहेगा क्योंकि अमेरिका भारत को हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण रक्षा उत्पादक देश मानता है। कौन? अमेरिका भारत को हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक अच्छा उत्पादक देश मानता है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि भारत को यूक्रेन चुनौतियों से निपटने के बारे में अपने फैसले खुद करने होंगे। उन्होंने कहा कि यह महत्वपूर्ण है कि सभी देश, विशेष रूप से रूस से जुड़े रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर युद्ध समाप्त करने के लिए दबाव डालें। उन्होंने कहा कि सभी को एक साथ खड़े होकर एक ही आवाज़ में बात करना होगा और उन्होंने यह भी कहा कि रूस के साथ भारत के संबंध दशकों से ऐसे समय में विकसित हुए हैं जब अमेरिका भारत का भागीदार बनने में सक्षम नहीं था। उन्होंने यह भी कहा कि आज अमेरिका भारत के साथ स्वेच्छा से भागीदार बनना चाहता है। ब्लिंकन ने कहा कि हर देश की अलग अलग ज़रूरतें होती हैं, लेकिन वे ऐसे सहयोगी की तलाश में है जो रूस से ऊर्जा खरीद न बढ़ाए। 2+2 वार्ता से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वाशिंगटन डीसी में अमेरिकी रक्षा मंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री के साथ बैठक की। उन्होंने वैश्विक स्थिति, क्षेत्रीय मुद्दों और द्विपक्षीय जो सहयोग है उस पर विचार विमर्श किया है। आइए आगे बढ़ें। भारतीय रसायन प्रौद्योगिकी संस्थान IICT हैदराबाद के वैज्ञानिकों ने तैयार की हाइब्रिड सामग्री। कौन? IICT हैदराबाद। भारतीय प्रौद्योगिकी रसायन जो संस्थान है IICT हैदराबाद के वैज्ञानिकों के एक समूह ने एक हाइब्रिड सामग्री तैयार की है जो ग्रीनहाउस गैस मीथेन को अवशोषित कर इसे स्वच्छ हाइड्रोजन में परिवर्तित कर देगा। वैज्ञानिकों ने कार्बन डाइऑक्साइड को अलग करने की एक कृत्रिम प्रक्रिया खोज निकाली है जिसके द्वारा गैर ईंधन ग्रेड बायोएथेनॉल से उच्च शुद्धता वाली हाइड्रोजन में परिवर्तित किया जा सकेगा। इन वैज्ञानिकों ने एक ऐसी प्रणाली भी विकसित की है जो इन सामग्री का परीक्षण कर सकती है और संस्थान में कार्बन के अनुसंधान में मदद कर सकती है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि इस सामग्री और कार्बन एकत्र करने की प्रक्रिया और उपयोग से ग्लोबल जो वार्मिंग है उसकी चुनौती से निपटने के लिए क्या एक नई रोशनी साबित होगी। हम ग्लोबल वार्मिंग की जो समस्याएं बढ़ती जा रही है, जो पर्यावरणीय जो समस्या है उससे निपटने में हमको मदद मिलेगी। आइए फिलीपींस के बारे में जानें कि फिलीपींस में तूफान मैगी के कारण मरने वालों की संख्या 58 हो गई। मैगी नहीं, तूफान मैगी, ठीक है। फिलीपींस में तूफान मैगी के कारण चट्टानें खिसकने और बाढ़ आने के कारण मरने वालों की जो संख्या 58 हो गई है। पूछा जा सकता है कि मैगी तूफान किस देश में आया? फिलीपींस में। राहत दल बाढ़ प्रभावित गांव में फंसे लोगों को निकालने का प्रयास कर रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि रविवार को आए तूफान से मरने वालों की संख्या और बढ़ सकती है। मध्य लेटे प्रांत में बेबे शहर के आसपास के गांव पर सबसे ज़्यादा असर पड़ा है। फिलीपींस के दक्षिण और पूर्वी द्वीपों में 1 लाख से अधिक लोग तूफान से प्रभावित हुए हैं। फिलीपींस में तूफान मैगी आया, उससे क्या 1 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। आइए अगला जो है प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाया जा रहा है। कब मनाया जाता है ये उसके बारे में समझे। 12 अप्रैल को ये अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस। यह दिवस प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव जाति के लिए अंतरिक्ष युग की शुरुआत के रूप में मनाया जाता है। इसके साथ ही यह दिवस अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के महत्वपूर्ण योगदान की पुष्टि करता है। 12 अप्रैल 1961 को सोवियत नागरिक यूरी गागरिन ने पहला जो मानव अंतरिक्ष उड़ान भरी थी। इस ऐतिहासिक घटनाक्रम ने समूची मानवता के लाभार्थ अंतरिक्ष अन्वेषण का रास्ता खोल दिया था। यूरी गागरिन 12 अप्रैल 1961 को क्या जो सोवियत नागरिक थे उन्होंने क्या पहली जो अंतरिक्ष उड़ान भरी थी, जिसके कारण 12 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। आइए अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने रेजाविक ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने प्रतिष्ठित
रेकजाविक ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीत लिया है। आइसलैंड के रेकजाविक में आयोजित इस टूर्नामेंट में उन्होंने 9 राउंड में 7.5 अंक हासिल किए। 16 वर्षीय प्रज्ञानंद ने कल फाइनल 12 अप्रैल को फाइनल मैच हुआ था, जिसमें भारत के ही GMD गुकेश को हराया। जो डी गुकेश हैं, नाम रखिएगा इनको याद, ये जो डी गुकेश हैं इनको हराया प्रज्ञानंद ने। प्रज्ञानंद 9 राउंड तक अपराजय रहे और उन्होंने अंतिम 2 राउंड में फ्रांस के मैथ्यू कॉर्नेट और भारत के डी गुकेश को पराजित किया। अब देखिए, प्रज्ञानंद ने अभी हाल ही में जो ऑनलाइन एक टूर्नामेंट हुआ था उसमें दुनिया के जो नंबर 1 खिलाड़ी थे मैग्नस कार्लसन को हराकर चर्चा में आए थे। इन्होंने क्या, दुनिया के जो नंबर 1 खिलाड़ी थे चेस के मैग्नस कार्लसन को हराकर क्या चर्चा में आए थे प्रज्ञानंद। ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न जिनकी हमने चर्चाएं की। कैसी लगी आपको वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।